हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। ये मेरी डिटेल दी हुई है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिया था। फिर हमने बायसिंग पढ़ी थी, नो बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन और फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और हमने देखा था नो बायस की तुलना में रिवर्स बायस कंडीशन में डिप्लीशन विड्थ ज्यादा होती है और फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन विड्थ कम होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। फिर हमने पढ़ा था एडिशनल कंसेप्ट ऑफ डिप्लीशन रीजन और इसमें हमने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डिप्लीशन विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपेंट कंसंट्रेशन, यानी कि अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो डिप्लीशन विड्थ कम होता है फॉर अ अनसिमेट्रिकल सेमीकंडक्टर डायोड। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शॉकलेज इक्वेशन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। शॉकले इक्वेशन में पढ़ा था और उसके इंटरप्रिटेशन को हमने देखा था, सभी टर्म को हमने डिस्कस किया था और आज के टॉपिक का वो आधार भी है। तो आज का टॉपिक है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो हमारी जो रूपरेखा रहेगी वो देख लेते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड को हमने दो पार्ट में बांटा है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में हम नी वोल्टेज पढ़ेंगे और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में हम जीनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, पहला ब्रेकडाउन वोल्टेज पे कैसे तापमान का प्रभाव पड़ता है। फिर हम देखेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम देखेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड हम स्टार्ट कर रहे हैं। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट। तो यहाँ पर X एक्सिस में हमारा वोल्टेज है और Y एक्सिस में हमारा क्या है, करंट है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो वर्टिकल एक्सिस में है ये ID जो है ये मिली एम्पियर में है और इस ओरिजिन के नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हमारा माइक्रो एम्पियर की रेंज का है। हमने ऐसा डिलिबरेटली इसलिए बनाया, जानबूझ के ऐसा इसलिए बनाया है ताकि हम आसानी से ग्राफ को प्लॉट कर सकें। तो ये जो ग्राफ प्लॉट है ये है हमारा जर्मेनियम डायोड के लिए। इसमें करना यही होता है, अगर प्रैक्टिकल हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट वोल्टेज पे करंट मेजर करते हैं, यानी डायोड के क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज देने के बाद उसके थ्रू करंट कितनी फ्लो होती है वही सब यहाँ पॉइंट्स बनाए जाते हैं और इनको कनेक्ट किया जाता है। तो इस शेप का हमें ग्राफ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शॉकले इक्वेशन आपका जाना पहचाना, पहले भी हम लोग पिछले लेक्चर हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, इसका मीनिंग आपको पता ही है। तो सबसे पहला कंडीशन में पढ़ा था नो बायस कंडीशन, जिसमें VD 0 था तो ID हमारा 0 था। इस इक्वेशन से भी साफ दिख सकता है, VD 0 था, e⁻0 1 1 - 1 0 और ये हमारा जो है ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ की बात हो रही है। इसके बाद हम चलते हैं ये इस क्वाड्रेंट में, यानी इसके इस वर्टिकल एक्सिस के बाएं तरफ। ये जो हमारा है ये हमारा रिवर्स बायस रीजन है, यानी कि इसके इधर हमारा VD क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। VD लेस देन 0 तो ID इक्वल टू माइनस IS। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को पिछले क्लास में भी। ये जो VD है अगर निगेटिव आता है और VT की वैल्यू जो है 26 मिलीवोल्ट की रेंज का होता है तो ये जो वैल्यू है वो काफी कम हो जाती है 1 के तुलना में। तो ये क्या हो जाएगा, ID इक्वल टू माइनस IS, ID इक्वल टू माइनस IS। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है अप टू द सर्टेन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अचानक से ढेर सारे कैरियर बढ़ते हैं और करंट का कंडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, ज्यादा करंट फ्लो होता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, ब्रेक डाउन। इसको हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद हमारा वर्टिकल एक्सिस के राइट साइड में ये जो हमारा एरिया है इसको हम कहते हैं क्या, फॉरवर्ड बायस रीजन। जहां पर इसके आगे हम जाएंगे तो VD हमारा ग्रेटर देन 0, यानी VD हमारा पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बायस है, तो ID भी ग्रेटर देन 0 हमें ID करंट मिलेगी। इसमें भी साफ दिख रहा है अगर VD हमारा ग्रेटर देन 0 है, सफिशिएंट वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 की तुलना में काफी ज्यादा होती है। तो लगभग जो है हमारा ID क्या है, एक्सपोनेंशियल नेचर शो करता है और जैसा कि आपको ये दिख रहा है। और ये जर्मेनियम डायोड के लिए बना हुआ है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है थोड़ा सा चेंज होगा इस ग्राफ में जो है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस फॉरवर्ड बायस में हमने बताया था आपको किससे मुलाकात होगी, नी वोल्टेज से। ये जो पॉइंट है ये नी वोल्टेज है, यानी कि इस पॉइंट के पहले करंट की मात्रा लगभग 0 रहती है, बहुत कम करंट रहती है और इस पॉइंट के बाद
करंट अचानक से शूट करती है, करंट अचानक से बढ़ती है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारा रिवर्स बायस में आता है, जिसको हम कहते हैं क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी किस पॉइंट पे ऐसा कंडीशन आ रहा है जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स विल फ्लो एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। तो ये जो ग्राफ है जर्मेनियम के लिए है, ये लगभग ये जो वैल्यू है नी वोल्टेज की वैल्यू वी गामा, जिसको हम वी गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये 0.3 के आसपास आता है। सपोज करिए अगर सिलिकॉन होता, तो मैं थोड़ा बता दूं आपको, अगर सिलिकॉन होता तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके से आता जो है, यानी कि ये जो है आपका लगभग जो है ये जो नी वोल्टेज है वो 0.7 के आसपास आता। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नी वोल्टेज जैसा कि मैंने बताया, इट एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड बायस रीजन, फॉरवर्ड बायस रीजन में आता है, हमने देख लिया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कट इन, ऑफसेट, ब्रेक पॉइंट और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी कि इस नी वोल्टेज का जो यहां मिलता है फॉरवर्ड बायस में, उसका अन्य नाम भी है। वो क्या अन्य नाम है? कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, ऑफसेट वोल्टेज भी कहते हैं, ब्रेक पॉइंट वोल्टेज भी कहते हैं और थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। बाय डेफिनेशन, in forward bias there exists a knee voltage below which the current is very small। जब उस पॉइंट से, यानी नी वोल्टेज के जो पॉइंट हमने दिखाया है उसके पहले करंट की वैल्यू काफी कम रहती है, से लेस देन 1% ऑफ मैक्सिमम रेटेड वैल्यू, यानी कि जितनी अधिकतम करंट उस डायोड के थ्रू फ्लो हो सकती है उसका मात्र 1% ही उसके थ्रू करंट फ्लो करती है। बियॉन्ड नी वोल्टेज द करंट राइजेस वेरी रैपिडली। यानी कि हमारा जो नी वोल्टेज है एक टर्निंग पॉइंट है, इसके पहले क्या होगा, करंट काफी कम फ्लो करेगी, इसके बाद जो है करंट अचानक से शूट करेगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज जो वैल्यू होती है जर्मेनियम के लिए 0.3 एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज की तरफ। ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसा कि बताया गया है, इट एग्जिस्ट इन रिवर्स बायस रीजन, वो रिवर्स बायस रीजन में है। एट दिस वोल्टेज वेरी हाई करंट विल फ्लो, ये तो समरी हो गई, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगी। नाउ तो अब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो हमारा डायोड खराब हो जाएगा, जल जाएगा, बट ऐसा नहीं है, इसके कुछ फायदे भी हैं। होगा क्या, डायोड्स व्हिच आर डिजाइन्ड विद एडुकेट पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटीज टू ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन मे बी एम्प्लॉयड एज वोल्टेज रेफरेंस और कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइसेस। यानी कि इस हाई करंट में अगर हम ऐसा डिजाइन करते हैं, ऐसा डायोड डिजाइन करते हैं जो एडुकेट पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी के साथ हो, यानी कि हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी उसके पास अगर है, तो ऐसे डायोड को हम वोल्टेज रेफरेंस या फिर कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सच डायोड्स आर नोन एज एवलांच, ब्रेकडाउन और ज़ीनर डायोड। और ऐसे डायोड को हम एवलांच या ब्रेकडाउन या फिर ज़ीनर डायोड के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जो हमने कहा था, इसके दो वजह हैं, तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में क्या है वो देखते हैं। For increasing reverse bias voltage, there are two breakdown mechanism। दो breakdown mechanism हैं, avalanche breakdown and Zener breakdown। एक डायोड किसी एक से ही होगा, दो तरीके से हो सकते हैं, या either avalanche और Zener, या तो avalanche से या तो Zener से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं avalanche breakdown। इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं होता क्या है avalanche breakdown में। देखिए avalanche जो शब्द है वो है, जैसे आपने कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा पहाड़ से एक गिरता, छोटा सा टुकड़ा गिरता है, फिर क्या वो टकराता है किसी दूसरे टुकड़े से, फिर वो टकराने के बाद क्या है वो टुकड़ा भी गिर जाता है। ऐसे बहुत सारे टुकड़े बढ़ते 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 नीचे नीचे आते आते क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत अमाउंट करंट में बर्फ गिरती है, जिसको हिमस्खलन बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा ही केस यहाँ पर एवलांच शब्द है, वो देखिए यहाँ क्या होता है। फाइनली यहाँ पर क्या होता है वो देखते हैं। A thermally generated carrier falls down the junction barrier and acquires energy from the applied potential। जो हमने रिवर्स पोटेंशियल हमने दे रखा है, रिवर्स बायसिंग कर रखी है, उस पोटेंशियल की वजह से भी और जंक्शन पर भी इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होता है, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा पहले ही। तो अगर वहां पे कोई एक थर्मली जनरेटेड कैरियर फॉल करता है, आता है, तो दिस कैरियर कोलाइड्स विद द क्रिस्टलाइन एंड इम्पार्ट्स सफिशिएंट एनर्जी टू डिसरप्ट अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो जो कैरियर अगर आता है, वो कैरियर क्या करेगा, कोलाइड करेगा, क्रिस्टलाइन से कोलाइड करेगा। अब क्रिस्टलाइन से कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, वो सफिशिएंट एनर्जी इंपार्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा, ताकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डिसरप्ट हो जाए, यानी डिस्टर्ब हो जाए, बाधित हो जाए, और उसके थ्रू जो है क्या होगा, इन एडिशन टू द ओरिजिनल कैरियर
a new EHP, न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैज नाउ बीन जनरेटेड, यानी कि जो कैरियर था एक, उसने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। These carriers may also pick up sufficient energy from the applied field, collide with another crystalline and create still another EHP। यानी कि ये जो एक कैरियर ने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दिया, अब कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। अब ये जो नए कैरियर बने, अब ये नए कैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण वो भी फिर से एनर्जी गेन करेंगे और फिर दूसरे क्रिस्टल आयन को अटैक करेंगे, यानी दूसरे क्रिस्टल आयन से कोलाइड करेंगे, तो फर्दर वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर देंगे। Thus, newly generated carrier may in turn continues to disrupt covalent bonds through collision, यानी कि कोलिजन होता रहेगा, टकराते रहेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी गेन करते रहेंगे, फिर दूसरे कैरियर से दूसरे आयन से टकराएंगे, फिर कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टर्ब करेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैरियर्स विल बी क्रिएटेड, ढेर सारे कैरियर्स क्रिएट हो जाएंगे। दिस क्यूमुलेटिव प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज एवलांच मल्टीप्लिकेशन, और इस क्यूमुलेटिव प्रोसेस के इस एकीकृत प्रक्रिया को कहते हैं क्या, कंबाइंड एफर्ट को हम कहते हैं क्या, किससे समझते हैं, एवलांच मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं इसे। It results in large reverse current and the diode is said to be in the region of avalanche breakdown, और इसकी वजह से लार्ज करंट फ्लो करता है और जिसकी वजह से एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। अब आते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन में, यहां क्या होता है वो देखते हैं। Even if the initially available carrier do not acquire sufficient energy to disrupt bonds, it is possible to initiate breakdown through a direct rupture of bonds, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि भले ही जो हमारे कैरियर अवेलेबल थे वो सफिशिएंट एनर्जी को एक्वायर नहीं कर पाए, तो भी यह संभव है कि ब्रेकडाउन इनिशिएट हो सकता है थ्रू डायरेक्ट रप्चर ऑफ बॉन्ड्स, यानी डायरेक्ट बॉन्ड का टूटना, उसकी वजह से भी ब्रेकडाउन हो सकता है। बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at the junction, a sufficient strong force may be exerted on bound electrons by the field to tear it out of its covalent bond, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पर होने की वजह से उसके पास इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि वो डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कर सकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को टीयर आउट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। द न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर विच इज क्रिएटेड इंक्रीजेस द रिवर्स करंट, और ढेर सारे अचानक से ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से लार्ज अमाउंट ऑफ कैरियर्स जनरेट होंगे और जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट विल फ्लो, और हमारी जो है रिवर्स करंट हमारी बढ़ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीनर ब्रेकडाउन, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, ज़ीनर ब्रेकडाउन। एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व कोलिजन ऑफ कैरियर्स विद द क्रिस्टल आयन, यानी कि बिना किसी कोलिजन के ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए और ब्रेकडाउन हो गया, इसको कहते हैं क्या, ज़ीनर ब्रेकडाउन। द फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस एज द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इंक्रीजेस फॉर अ फिक्स्ड अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज अगर फिक्स है तो हम ये ट्रेंड देखते हैं कि इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन बढ़ाने से फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है। फॉर अ हेवीली डोप्ड डायोड्स द ज़ीनर ब्रेकडाउन अकर्स बिलो 6 वोल्ट। अगर डायोड हमारा जो है अगर हेवीली डोप्ड है, डोपिंग कंसंट्रेशन हाई है, तो वो 6 वोल्ट के पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे वो ज़ीनर ब्रेकडाउन के थ्रू होगा। फॉर लैटरली डोप्ड डायोड्स द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज हायर एंड एवलांच मल्टीप्लिकेशन इज द प्रीडोमिनेंट इफेक्ट, यानी कि अगर हमारे जो डायोड्स हैं वो लैटरली डोप्ड हैं तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो हायर वोल्टेज पे अकर करेगा, और यहां पर एवलांच मल्टीप्लिकेशन इज द प्रीडोमिनेंट इफेक्ट, यानी कि एवलांच मल्टीप्लिकेशन की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों समरी ये है कि एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ज़ीनर ब्रेकडाउन अकर्स बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए इसको देखते हैं। फॉरवर्ड बायस में आते हैं, ये रीजन हमारा फॉरवर्ड बायस का रीजन है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है।
टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस प्रिसाइज नहीं है। देखिए ये आपको इलिस्ट्रेशन के लिए, समझाने के लिए है, और यहाँ लिखा भी है नॉट टू स्केल, स्केल पे नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए कि टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है। आपको पुराने लेक्चर के कंसेप्ट भी अगर आप लगाएंगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो हमारा ग्राफ है वो किधर शिफ्ट होगा, वर्टिकल एक्सिस की तरफ, यानी ये ऐसे शिफ्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट संख्या बढ़ेगी, यानी जो चीज हमें हायर वोल्टेज में मिलना था वो हमें कम वोल्टेज पर ही प्राप्त हो जा रहा है। जो करंट हमें हायर वोल्टेज में मिलना था वो हमें कम वोल्टेज पर ही प्राप्त हो जा रहा है। तो ये ट्रेंड है। देखिए अब रिवर्स बायस में आते हैं। जैसे ये 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है हमारा रिवर्स बायस में। 100 डिग्री सेल्सियस है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये है। 200 डिग्री सेल्सियस है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये है। तो चूंकि हमने पढ़ लिया है कि टेम्परेचर बढ़ने से करंट बढ़ता है तो ऑब्वियसली रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी रिवर्स बायस में ये करंट बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है, यहां पर ये जो दिखाया गया है ये एरो राइज इन टेम्परेचर से एरो राइट टू लेफ्ट क्यों दिखाया गया है वो समझ लीजिए। वो इसलिए दिखाया गया है, ये जो बात करना चाहते हैं ये ब्रेकडाउन वोल्टेज बात करना चाहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा एक ही डायोड है जिसको हमने अलग अलग तापमान पे ये प्लॉट किया गया है। यानी कि एक डायोड है जिसको 25 डिग्री सेल्सियस पे प्लॉट किया गया है, फिर वही डायोड 100 डिग्री सेल्सियस पे प्लॉट किया गया है। तो ये देखा गया है टेम्परेचर बढ़ने से जो ब्रेकडाउन 25 डिग्री पे यहां हो रहा था वो 100 डिग्री पे यहीं पे ब्रेकडाउन हो जा रहा है, फिर ये यहां पर ब्रेकडाउन हो जा रहा है। इसलिए यहां दिखाया गया है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज इधर वर्टिकल एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि कम वोल्टेज पर ही ये ब्रेकडाउन हो जा रहा है। आप लोग हो सकता है किसी बुक के थ्रू जाएं और वहां पे इसका अपोजिट डायरेक्शन दिखा है ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए, तो ये संभव है, वो देख लीजिए उसका कारण क्या है, उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो दिक्कत जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि ऐसा क्यों कि कभी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो रहा है, कभी टेम्परेचर के बढ़ाने से ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ रहा है। उसका रीजन यही है कि जो हमारे मैकेनिज्म है दो तरीके के, उन दो तरीकों पर डिपेंड करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। तो उसको हम थोड़ा सा और पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। वो ये है, सबसे पहले हम देखते हैं एवलांच के बारे में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ब्रेकडाउन वोल्टेज और एवलांच के लिए, अगर एवलांच ब्रेकडाउन के थ्रू अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है एवलांच की वजह से, यानी कि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तब क्या होता है वो देखिए। ऐसे केस में एवलांच ब्रेकडाउन हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसका मीनिंग अभी निकल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। As the temperature increases, the thermal vibration increases and the mean free path decreases. जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेगा, मतलब हमारे एटम्स आयंस हमारे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कंपन बहुत ज्यादा करेंगे। तो क्या होगा, मीन फ्री पाथ डिक्रीज हो जाएगा। मीन फ्री पाथ का मतलब ये होता है कि मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी कि बार बार टकराने से, जैसे एक बार टकराया फिर उठ के चलने लगा फिर टकराया, तो सक्सेसिव कोलिजन्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं क्या, मीन फ्री पाथ। तो ये स्पष्ट होगा, आपको फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। अगर तापमान बढ़ाएंगे, अगर एटम्स का आयंस का वाइब्रेशन बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे, तेज से चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेज से चल नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो एटम से टकरा जाएंगे। यानी कि मीन फ्री पाथ जो डिस्टेंस है, मीन फ्री पाथ जो है वो डिक्रीज करता है। In this free path, the primary electrons or holes get accelerated strongly enough to knock out electrons from valence band to conduction band. और इस फ्री पाथ में जो हमारे प्राइमरी जो कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं, वो एक्सिलरेट होते हैं ताकि उसकी वजह से क्या हो, वो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा सकें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। Since the path length gets smaller, then the electrons or holes will need larger electric field to acquire kinetic energy equal or greater than the energy gap. चूंकि ये टेम्परेचर बढ़ने से पाथ लेंथ कम हो जा रहा है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए। वी नीड लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अगर टकराने के बाद रुकते भी हैं तो तुरंत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत तेजी से फिर वो मूव करेंगे, तो हमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। To increase the electric field, one has to increase the voltage. और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। Hence, the breakdown voltage increases with increasing temperature. यानी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बढ़ता है with increasing temperature. तापमान बढ़ाने से ब्रेकडाउन वोल्टेज
बढ़ता है। ये किसके लिए है? ये एवलांच के लिए है। जबकि ज़ीनर के लिए देखते हैं क्या होता है, वो इसका अपोजिट होगा। द ज़ीनर ब्रेकडाउन हैज निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ज़ीनर ब्रेकडाउन में क्या है? निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इसका। सिंस the energy gap decreases with increase in temperature, it becomes easy for an electron to jump from valence band to conduction band। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी गैप हमारा यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, वो कम हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जंप करना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना आसान हो जाता है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू टर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होती है। यानी कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही वो हम इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम टर्न ऑन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। Thus, the required breakdown voltage decreases with increase in temperature। यानी कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ने से ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? कम होता है। और यही रीजन है कि इसको हम कहते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन हैज निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जबकि हमने एवलांच के केस में देखा था वहां पर पॉजिटिव था। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिवर्स सैचुरेशन करंट। यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट पे तापमान का क्या प्रभाव है वो देखिए। आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहां जरूर लिख दिया है, ID इक्वल टू IS e⁻VD अपॉन ईटा VT माइनस 1। वही जाना पहचाना हमारा शॉकले इक्वेशन। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। थ्योरेटिकली मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से थ्योरेटिकली IS यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट वेरी विद टेम्परेचर एट 8% पर डिग्री सेल्सियस फॉर सिलिकॉन एंड 11% पर डिग्री सेल्सियस फॉर जर्मेनियम। यानी कि थ्योरेटिकली क्या होता क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? सिलिकॉन के लिए 8% पर डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। जर्मेनियम में क्या होता है? 11% पर डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। लेकिन इन अ फिजिकल डायोड देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ IS ड्यू टू लीकेज ओवर द सरफेस एंड दिस लीकेज कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन जो प्रैक्टिकल डायोड है, जो फिजिकल डायोड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैब में, वहां पे क्या है, एक कंपोनेंट और है। देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ IS ड्यू टू लीकेज ओवर सरफेस पे लीकेज की वजह से एक कंपोनेंट जो IS का एक और कंपोनेंट होता है वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सो एज पर एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो हमारा प्रैक्टिकल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, IS increases approximately 7% per degree Celsius for both silicon and germanium। यानी जो प्रैक्टिकल डेटा हमारा है वो ये है, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो जर्मेनियम हो, उसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट में जो टेम्परेचर बढ़ता है वो किस हिसाब से बढ़ता है? 7% पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। यानी 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया तो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट 7% बढ़ गया। यानी कि बात ये निकल के आई कि अगर शुरुआत में किसी एक टेम्परेचर पे हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर 1 है तो अगर उसमें 1 डिग्री बढ़ गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.07। 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया तो 1.07 का फिर 7% निकालेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 1.07 की पावर 10 करते हैं, इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो आती है 2। यानी कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट द IS अप्रोक्सीमेटली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी कि हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट IS है वो डबल हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इफ एट 30 डिग्री सेल्सियस IS इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है तो सो एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वो 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री का राइज हो गया। तो हम ये इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं कि IS हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो गया। देखिए इतना डिफरेंस होता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पे वो करंट हमारी जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाती है। अच्छा, फिर इसको देखिए, एंड एट 50 डिग्री सेल्सियस, और अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो IS कितना हो जाएगा? 40 माइक्रो एम्पियर। यानी कि यहां से हम निकालेंगे प्रीवियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारा IS जो था 20 माइक्रो एम्पियर था, तो 10 डिग्री बढ़ गया तो IS हमारा क्या हो जाएगा? 40 माइक्रो एम्पियर हो गया। ठीक है,
तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं। इफ मैथमेटिकल फॉर्म इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार 10 डिग्री बढ़े, 5 डिग्री बढ़ सकता है, और ये आपको कैलकुलेशन मालूम रहे इजिली कि क्योंकि किसी बार 10 डिग्री बढ़ सकता है, कभी 20 डिग्री बढ़ सकता है, कभी 30 डिग्री कम भी हो सकता है, तो उस पर कैलकुलेशन आसानी से निकालने के लिए ये मैथमेटिकल फॉर्म दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर इफ is is equal to is1 at t is equal to t1, अगर हमें पता है टेम्परेचर t is equal to t1 पर रिवर्स सैचुरेशन करंट I जो है, is जो है हमारा is1 है, तब देन एट टेम्परेचर t द वैल्यू ऑफ is विल बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट हो सकता है, is एट टेम्परेचर t इज इक्वल टू is1 इंटू 2 की पावर t माइनस t1 डिवाइड बाई 10। ये पावर में जो बाई 10 है वो पावर में ही है, यानी कि अगर हमें is1 पता है, हमें t1 पता है कि t1 पे is1 कितना था, तो हम टेम्परेचर t पर रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होगी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इफ एट 30 डिग्री सेल्सियस is is equal to 10 माइक्रो एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ is एट 50 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि अगर हमारा जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे is हमारा 10 माइक्रो एम्पियर है, तो हमें निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ is एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे हमारा is क्या होगा ये हमें निकालना है। तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से इसमें फॉर्मूले में रखने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, फिर प्ले करके तब आप आंसर देखिए क्या आता है। लेट अस सी। ये है आपका कैलकुलेशन, इस प्रकार होगा। हमें निकालना था क्या, is1 हमें पता है 10 माइक्रो एम्पियर, t1 हमें 30 डिग्री पता है, हमें निकालना था is एट टेम्परेचर 50 डिग्री, यानी is एट t 50 डिग्री पे निकालना था। इसकी जो फॉर्मूला है, is1 हमने रखा क्या है 10 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर हमने लिखा, लास्ट में एक साथ लिख देंगे, 10 है, इंटू 2 की पावर t माइनस t1। इसको ध्यान से रखिएगा कि किस टेम्परेचर पे निकालना है, वो है 50 पे हमें निकालना है। तो t माइनस t1 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 2, 50 माइनस 30 20, 20 बाई 10 2, तो 2 की पावर 2, सो इट इज 40 माइक्रो एम्पियर। सेम रिजल्ट हमने इसलिए दिया ताकि आप इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो आप इसको खुद से निकाल देखिए किसी भी टेम्परेचर पे, और बढ़ने पर नहीं कम होने पर भी आप निकाल सकते हैं कि अगर 40 डिग्री पे है, आप 30 डिग्री पे क्या होगा या 10 डिग्री पे क्या होगा, वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है, ये है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस डायोड, यानी कि ये फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड बायस की हम बात कर रहे हैं। वहां पर देखिए, क्योंकि हमें पता है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट अ फिक्स्ड वोल्टेज द करंट इंक्रीज, ये हमें पता है। अगर हमारा वोल्टेज हमारा फिक्स है तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, ठीक है। हाउएवर, फिर भी यद्यपि, हाउएवर इफ वी नाउ रिड्यूस VD देन ID में बी ब्रॉट बैक टू इट्स प्रीवियस वैल्यू। ध्यान से समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं फिक्स्ड वोल्टेज पे तो हमारा करंट बढ़ेगा। हम क्या चाहते हैं, हमारे करंट में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमें करंट में परिवर्तन ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज की वैल्यू को घटाना पड़ेगा। मतलब इफ यू नाउ, हाउएवर इफ यू नाउ रिड्यूस VD, अगर हम VD को कम करते हैं, देन ID में बी ब्रॉट बैक टू इट्स प्रीवियस वैल्यू, यानी जो वैल्यू थी उसी वैल्यू पर हम ला सकते हैं घटा करके। फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ, दोनों के लिए एट रूम टेम्परेचर, ये कैलकुलेशन हो गया था dVD अपॉन dt is approximately equal to -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन हमें नहीं करना है, कंक्लूजन पे जाना है। ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ने से करंट हमारा बढ़ जा रहा है, ठीक है, और उस करंट, जो बढ़े हुए करंट को वापस उसी वैल्यू पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पे ये चेंज करना पड़ेगा। यानी कि हमें एक तरीके से जो अप्लाइड वोल्टेज को अगर 2.5 मिलीवोल्ट कम कर दें तो हमारा जो करंट है वो मेंटेन हो जाएगा। सपोज करिए हमारा करंट मान लीजिए 1 मिली एम्पियर था और टेम्परेचर बढ़ने से 1.1 मिली एम्पियर हो गया, तो अगर हम पर डिग्री सेल्सियस 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस का अगर तापमान बढ़ा है और 2.5 मिलीवोल्ट हम वोल्टेज कम कर दें तो हम फिर उसी 1 मिली एम्पियर को हम प्राप्त कर सकते हैं। सो
For silicon and germanium both at room temperature, dVd over dt is approximately minus 2.5 millivolt per degree Celsius in order to maintain a constant value of ID. ID के constant value को maintain करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ध्यान रहे, it should also be noted, ये आपको मालूम होना चाहिए, it should also be noted that magnitude of dVd over dt decreases with increase in temperature। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड, माइनस और प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से उसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट डिक्रीजेज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो वोल्टेज है, करंट है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डायोड के रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू।